गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे एंड आप सबकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ए वेरी गुड इवनिंग। यस, प्राकृति, मनस्वी, अमीशा, करम, देव, मोनिका, पंकज, दिव्या, दीपक, जया। ठीक है दोस्तों, कल के सेशन के अंदर हम लोग अपना मनी एंड बैंकिंग का जो टॉपिक था वो डिस्कस कर रहे थे। एंड आपको याद होगा कि कल के टॉपिक के अंदर हमने जो डिस्कशन किया था वो था विद रिगार्ड्स टू हमारे क्वालिटेटिव टूल्स। वो हमने समझे आरबीआई के कौन कौन से क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं। फिर हमने कुछ और टॉपिक डिस्कस किए, जैसे आपका मनी सप्लाई क्या होता है, M1 M2 M3 M4 क्या होता है, M0 क्या होता है। एंड साथ ही साथ लास्ट में हमने फिर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था आपके मनी मल्टीप्लायर का। पहला क्वेश्चन, क्या आपने क्वेश्चन देखा कि मनी मल्टीप्लायर पे कैसा क्वेश्चन आया हुआ है? देखा आपने? देखो, मनी मल्टीप्लायर पे ना दो क्वेश्चन आए हुए हैं। चलो मैं आपसे ना अभी पेपर पे तो नहीं है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप बताना मुझे। दो बार क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये था, मनी मल्टीप्लायर इंक्रीजेस विथ। क्वेश्चन था मनी मल्टीप्लायर इंक्रीजेस विथ, और चार ऑप्शन थे कि मनी मल्टीप्लायर कैसे बढ़ता है। पहला पॉइंट था जब एसएलआर बढ़े, दूसरा था जब सीआरआर बढ़े, तीसरा था जब लोग बैंकों में ज्यादा पैसा जमा कराएं, एंड चौथा था जब देश की पॉपुलेशन बढ़े। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है पर मोटा मोटा इस टाइप से था। बताओ क्या होगा? यस। और आप नोटिस करना कि ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, आई रिपीट, सेम क्वेश्चन दो बार आया। एक बार ये क्वेश्चन आया 2018 में शायद, और दूसरी बार क्वेश्चन आया सेम एज इट इज क्वेश्चन 2021 में। पूछा गया कि मनी मल्टीप्लायर कैसे बढ़ता है। आंसर इज वेरी सिंपल, बैंकिंग हैबिट से बढ़ता है। उसमें लाइन थी इंग्लिश में, इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ पीपल। और ये बात बिल्कुल सही है। जब जब बैंकिंग हैबिट बढ़ेगी, जब लोग बैंकों में ज्यादा पैसा जमा कराएंगे, लोग जाएंगे बैंकों के अंदर, तब उनका मनी मल्टीप्लायर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि आप अंडरस्टैंड करो कि अगर मान लो मैं बैंक जाता ही ना, मान लो अगर मैंने सोचा कि मैंने अपनी घर की तिजोरी के अंदर पैसे रख देता हूं, क्यों बैंकों में जमा कराना, तो उस केस में मैं क्या होगा? उस केस में सर मनी मल्टीप्लायर होगा ही नहीं। उस केस में देखा था ना, 100 से कैसे 190 271 रुपीज बन रहे थे। वो तभी बन रहे थे क्योंकि वहां बैंक था। बैंक उसी पैसे को जो आपने डिपॉजिट करवाया उसके आगे कहीं ना कहीं लेंड कर सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को हमने कल मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था। अब एक दो कॉन्सेप्ट हमारे और बचे हुए हैं मनी एंड बैंकिंग के अंदर। उसके बाद फिर हम अपना जो अगला टॉपिक होगा, दैट इज विद रिगार्ड्स टू द फिस्कल पॉलिसी, हम वो स्टार्ट करेंगे। चलो, पहले जो हमें एक टर्म डिस्कस करनी है ना आज के सेशन में, ठीक है, वो हमें डिस्कस करनी है आपकी सीडी रेशो। अब क्वेश्चन ये आएगा, सर व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म सीडी रेशो? सीडी रेशो का मतलब होता है आपका करेंसी डिपॉजिट रेशो। सीडी रेशो क्या होती है? आपकी करेंसी डिपॉजिट रेशो। इसमें लिखो, लिखो सीडी रेशो, सीडी रेशो is the ratio of, CD ratio is the ratio of currency held by public, currency held by public to demand deposit with banks, to demand deposit with banks, currency held by public to
डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, इसको बोलते हैं हम लोग सीडी रेशो, कि लोगों के हाथों में कितना पैसा है, लोगों के हाथों में कितनी करेंसी है, एज कंपेयर टू बैंकों में लोगों ने कितना पैसा जमा कराया हुआ है, इसको हम बोलते हैं करेंसी डिपॉजिट रेशो। अब मुझे बताओ इससे हमें पता क्या लग रहा है। देखो, अगर मान लो एक सेकंड के लिए मान लो, एक सेकंड के लिए मान लो कि मान लो ये रेशो बढ़ती है, सीडी रेशो। सीडी रेशो बढ़ने का मतलब पता क्या है? करेंसी का बढ़ना और डिमांड डिपॉजिट का कम होना। इसका मीनिंग पता क्या है? लोग अपने हाथों में ज्यादा पैसा रखना पसंद कर रहे हैं एज कंपेयर टू डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। लोग बैंकों में कम पैसा रख रहे हैं, लोग अपने पास अपने हाथ में पैसा रखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं जब जब सीडी रेशो आपकी बढ़ती है। क्या ये बात समझ आई? अब आप लोग मुझे बताओ, अगर सीडी रेशो ज्यादा हुआ, अगर सीडी रेशो ज्यादा हुआ तो आप मुझे बता सकते हो कि मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? कैन यू लेट मी नो कि सीडी रेशो बढ़ने से, सीडी रेशो बढ़ने से मनी मल्टीप्लायर पे क्या इंपैक्ट आएगा? क्या आप मुझे बता सकते हो क्या होगा इंपैक्ट इसका? यस, देखो, अगर आपकी सीडी रेशो बढ़ रही है इसका मतलब क्या है? लोग अपने हाथों में ज्यादा पैसा रखना पसंद कर रहे हैं, बैंकों में पैसा कम रखना पसंद कर रहे हैं। अगर बैंकों में कम पैसा रखेंगे तो भाई मनी मल्टीप्लायर कम होगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, आप इसको लिख लो। when the CD ratio rises, when CD ratio rises, comma, people hold more cash, people hold more cash, full stop, full stop, so the money multiplier falls, so the money multiplier falls, so the money multiplier falls। ओके, तो सीडी रेशो बढ़ने का मतलब मनी मल्टीप्लायर का कम होना। ये एक पहला कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही आपके बुक्स के अंदर एक और कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जिसको हम लोग जानते हैं आरडी रेशो के बारे में। नाउ व्हाट इज आरडी रेशो? आरडी रेशो दोस्तों होता है आपका रिजर्व डिपॉजिट रेशो। आरडी रेशो होता है आपका रिजर्व डिपॉजिट रेशो। लिखेंगे इसके अंदर, लिखेंगे इसके अंदर आरडी रेशो, आरडी रेशो is the ratio of reserves, RD ratio is the ratio of reserves which banks keep with RBI, which banks keep, RBI मत लिखो, RD ratio is the ratio of reserves which banks have to keep, which banks have to keep as compared to, as compared to their total deposit. I repeat, RD ratio is the ratio of reserves which banks have to keep as compared to their total deposit. समझ पाए? अब आप लोग मुझे एक बार बताना, अब आप लोग मुझे एक बार बताना, अगर आरडी रेशो बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है? सर अगर आरडी रेशो बढ़ रहा है मतलब बैंकों को ज्यादा पैसा रिजर्व में रखना पड़ रहा है, ऐसा पैसा जो बैंक आगे लोन में नहीं दे सकते वो ज्यादा है, रिजर्व ज्यादा रखने पड़ रहे हैं, रिजर्व ज्यादा रखने पड़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो लोन में पैसा वो कम दे पाएंगे, वो लोन में पैसा कम दे पाएंगे। बहुत बढ़िया।
अगर मान लो आरडी रेशो ज्यादा है तो मुझे बताओ इसका मनी मल्टीप्लायर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आरडी रेशो ज्यादा है इसका मनी मल्टीप्लायर पे क्या इंपैक्ट आएगा, मुझे वो बताओ। सोच के बताओ क्या लगता है क्या इंपैक्ट आएगा। आंसर इज डिक्रीज होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे डिक्रीज होगा, देखो अगर बैंकों को ज्यादा पैसा रिजर्व में रखना पड़ रहा है, मतलब वो कम लोन दे पाएंगे, एक्स्ट्रा साइड में ज्यादा रखना पड़ रहा है, तो उस केस में आपका मनी मल्टीप्लायर रिड्यूस हो जाएगा। बहुत बढ़िया। लिखोगे इसके अंदर, if RD ratio rises, if RD ratio rises, comma, banks keep more reserve. If RD ratio rises, comma, banks keep more reserves, comma, and the money multiplier falls. And the money multiplier falls. ओके, तो ये दो ऐसी चीजें हैं जिनका कनेक्शन आपका मनी मल्टीप्लायर के साथ देखने को मिल रहा है। एक है सीडी रेशो और एक है आपका आरडी रेशो। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है यहां पे? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है? ऑल क्लियर? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ग्रेट। तो यहां पे हमारा जो मनी एंड बैंकिंग का टॉपिक था वो यहां पे कंप्लीट होता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको सबको समझ आ गए होंगे। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ठीक है। अब जो हमें नया टॉपिक यहां पे स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है हमारा गवर्नमेंट बजटिंग या फिस्कल पॉलिसी, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है, इसको गवर्नमेंट बजटिंग बोल सकते हो या फिस्कल पॉलिसी, जो भी आप कहना चाहो। मैं फिस्कल पॉलिसी लिख रहा हूं यहां पे। देखेंगे इसके अंदर, समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म फिस्कल पॉलिसी। क्रेडिट क्रिएशन युवराज होता है लोन देना। लोन आपने किसी को लोन दिया, आरबीआई ने जैसे पैसा दिया, उससे लोन आगे दिया गया, तो क्रेडिट क्रिएशन है वो। देखो फिस्कल पॉलिसी का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहली बात देखो, जैसे अभी हमें थोड़ी देर पहले हमने मॉनेटरी पॉलिसी हम डिस्कस कर रहे थे, तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कुछ नहीं है, वो आरबीआई के ऐसी नीति बनाती है। जो नीति आरबीआई बनाता है, जो पॉलिसी आरबीआई बनाएगा, वो मॉनेटरी पॉलिसी कहलाएगी। उसी तरह से अगर हम बात करें फिस्कल पॉलिसी की, तो ये पॉलिसी कौन बनाएगा? ये पॉलिसी आपकी सरकार बनाएगी। सो इट इज नथिंग बट द पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट। हमारी सरकार जो नीति बनाती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब मेरा एक सवाल आता है, सर हमने जब डिस्कशन किया मॉनेटरी पॉलिसी का, तो हमने उसमें देखा कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, बहुत बहुत सारी चीजें थी वहां के अंदर, जहां से मॉनेटरी पॉलिसी हम इंप्लीमेंट करते थे कि कभी पैसा कम करना है या महंगाई कम करनी है या ग्रोथ बढ़ानी है। वो हमने देखा कि वो आपका आरबीआई कर पाता था। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि सरकार कैसे करती है? सरकार के पास क्या तरीका है? सरकार कैसे पॉलिसी में चेंजेस कर सकती है? सरकार कैसे ग्रोथ बढ़ा सकती है? या सरकार किस तरह से महंगाई को कंट्रोल कर सकती है? एनी आइडिया? एनी आइडिया? कैसे कर सकती है सरकार, बताओ। सरकार कैसे ग्रोथ बढ़ा सकती है? सर सरकार ग्रोथ बढ़ा सकती है खर्चा करके। सरकार ग्रोथ बढ़ा सकती है खर्चा करके। अगर सरकार मान लीजिए खर्चा बढ़ाएगी और या टैक्सेस में कुछ कटौतियां करेगी, टैक्सेस में कुछ ऊपर नीचे करेगी, तो उसके माध्यम से क्या होगा?
उसके माध्यम से हम लोग नोटिस करेंगे कि हमारी फिस्कल पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो भाई खर्चा करना या टैक्सेस में कुछ बदलाव लेके आना, टैक्सेस में उतार चढ़ाव करना या फिर एक्सपेंडिचर, ये दो चीजें आपको देखने को मिलती हैं कि किस तरह से सरकार पॉलिसी में चेंजेस लेके आ सकती है। तो आप यहां पे ध्यान में दे सकते हो कि इसमें क्या इन्वॉल्व होता है। इट इंक्लूड्स एडजस्टमेंट ऑफ खर्चा, खर्चे को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेंडिंग, स्पेंडिंग लेवल बोल लो कितना खर्चा करना है, या उसको हम लोग एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं। और साथ ही साथ सरकार की जो कमाई है, जो टैक्सेशन वगैरह वाली चीजें हैं वो, इनमें कुछ सरकार ऊपर नीचे करेगी, उसके हिसाब से हमारी फिस्कल पॉलिसी हमें इंप्लीमेंट होती हुई देखने को मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एसके राय, यस। ठीक है ठीक है, गुड गुड गुड। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर आप ये बताएं कि हम फिस्कल पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल कौन सा है। फिस्कल पॉलिसी का सबसे बढ़िया एग्जांपल है बजट। फिस्कल पॉलिसी का सबसे बढ़िया एग्जांपल है बजट। अब क्वेश्चन आएगा बजट कैसे। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो क्या करती हैं, वो आपके सामने बजट प्रेजेंट करती हैं। उस बजट के अंदर क्या मेंशन होता है, उस बजट के अंदर लिखा होता है हम कहां खर्चा करने जा रहे हैं, हम कहां से पैसा कमाएंगे, टैक्स कहां से आएगा। सरकार कभी किसी चीज पे खर्चा बढ़ा देती है, बोलेगी कि किसानों पे ज्यादा खर्चा करेंगे, या फिर सड़कें बनाने पे ज्यादा खर्चा करेंगे, या किसी और चीज पे ज्यादा खर्चा करेंगे। या फिर अगर हम बोल सकते हैं कि लेट से आपका टैक्सेशन हमने चेंजेस कर दिए, कुछ टैक्स में कुछ चेंजेस कर दिए। ये सारी चीजें कैसे हो पाएंगी, ये बजट के माध्यम से हो पाएंगी। तो दरअसल में फिस्कल पॉलिसी का सबसे बढ़िया एग्जांपल और कुछ नहीं, वो आपका बजट ही है, वो आपका बजट ही है। क्या ये बात यहां पे क्लियर हुई। अब बजट काम कैसे करता है हमें वो समझना होगा, बजट काम कैसे करता है वो हमें समझना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है इस चैप्टर के अंदर कि बजट के क्या प्रोविजन है और क्या क्या डेफिसिट होते हैं, उनको हमें अंडरस्टैंड करना होगा। पर आप ये देखो, हम डायरेक्टली अगर सरकार का बजट पढ़ने लगे ना तो मुश्किल आएगी। तो इसीलिए पहले हम एक बार एग्जांपल लेंगे अपनी फैमिली का। एक बार आपने अपनी फैमिली का बजट बना लिया, फैमिली का बजट बनाने के बाद आप लोग सरकार का बजट भी बना पाओगे। इज इट ओके? ठीक है, समझते हैं इस बात को। देखो फैमिली का इमेजिन करो, सबसे पहले फैमिली को इमेजिन करेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि जब आप बात करते हो अपने परिवार की, तो आपके परिवार के पास कहीं से पैसा आपको मिलता होगा, कहीं पे आप पैसा खर्च करते होंगे। फैमिली में ऐसा ही होता है ना कि आपको कहीं से आपकी जेब में पैसा आएगा एंड कहीं पर आपकी फैमिली पैसा खर्च करेगी। मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि आपकी फैमिली में पैसा कहां से आता है, आपकी फैमिली के पास जेब में पैसा कहां से आता है, बताओगे आप लोग? कहां कहां से आपकी फैमिली में पैसा आता है? आप बोलोगे सर मेरे फैमिली में मेरे पिताजी, माताजी, मेरे बड़ी बहन, छोटा भाई वो पैसा कमाते हैं, उनकी सैलरी है कुछ ना कुछ, उनकी सैलरी है कुछ ना कुछ। हाँ ठीक है सर, किसी की पेंशन हो सकती है, हाँ कुछ इनकम वगैरह यहां से आती है हमें, राइट, कुछ इनकम वगैरह यहां से आती है। कोई बिजनेस की इनकम भी हो सकती है, हाँ कोई बिजनेस की इनकम हो सकती है। बहुत बढ़िया सर, इसके अलावा और भी कुछ है क्या? सर मैंने ना, इसके अलावा भी है, हमें ना, हमने अपना कमरा रेंट पे दे रखा है, तो वहां से रेंट पे भी पैसा आता है, रेंट की इनकम आती है, जो रेंट मिलता है वहां से भी थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है। मैंने कहा अच्छा। तो मोटा मोटा ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखे जहां पर आपकी जेब में पैसा आ रहा है, आपकी फैमिली में जेब में पैसा आ रहा है। कुछ लाइन समझो, मैंने क्या बोला, जेब में पैसा आ रहा है, जेब में पैसा आ रहा है इन सब से, ठीक है। पर मैंने आपसे पूछा क्या इसके अलावा भी कहीं और से पैसा आ सकता है, क्या इसके अलावा भी कहीं और से पैसा आ सकता है? आप बोलोगे हाँ,
सर हमने पता क्या किया, हमने पिछले महीने ही एक जमीन बेची थी, है ना। हमने पिछले जमीने ही हमने लैंड को सेल किया, अपना लैंड को बेचा हमने। जब हमने अपनी जमीन बेची ना सर, तब भी हमें इनकम मिली थी, तो तब भी हमें पैसा मिला था। मैंने कहा हम बात तो सही कह रहे हो, जब जमीन बेचते हो या गाड़ी बेचते हो या घर बेचते हो तो पैसा मिलता है। तो भाई ये सारे आपके इधर क्या लिखे हुए हैं, ये सारी चीजें इधर वो लिखी हुई हैं जहां पर आपको पैसा मिलता है। क्या मिलता है? जहां आपको पैसा मिलता है। अब ध्यान ये रखना है कि देखो, जब भी आपकी जेब में पैसा आएगा, आई रिपीट, जब भी आपकी जेब में पैसा आएगा, उसके लिए आप एक टर्म इस्तेमाल करेंगे। वो टर्म क्या है? रिसीट। याद रहेगा, जब जब आपकी जेब में पैसा आएगा, तब तब उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होगा, वो है रिसीट। समझ गए? समझ गए यहां पे? चलो, तो सर ये मेरी रिसीट है, यहां मेरी जेब में पैसा आ रहा है। अब इधर आओ, अब मुझे बताओ कि आपकी फैमिली कहां कहां पैसा खर्च करती है। आपकी फैमिली कहां कहां पैसा खर्च करती है? आप बोलोगे सर हम लोग सब्जियां खरीदते हैं, हम लोग फल फ्रूट खरीदते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं ग्रोसरी लिख दूं, जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स, इन पे खर्चा होता होगा आपका, इन सब पे खर्चा होता होगा आपका। हाँ, इन पे होता है सर, खर्चा होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, और भी है सर, सर हर महीने बिजली का बिल आता है, ठीक है, पानी का बिल आता है, उन पे खर्चा होता है। मैंने कहा हाँ, हर महीने आता तो है भाई बिल। सर मैं तो किराए के घर पे रहता हूं, तो रेंट में देता हूं किसी को, वहां भी खर्चा मेरा जाता है। मैंने कहा बात तो तुम भी सही कह रहे हो, बात तो तुम भी सही कह रहे हो। तो सर ऐसे कुछ कुछ आइटम पे हम खर्चा करते हैं, कुछ आपने सामान ले लिया, कुछ सब्जी खरीद ली, कोई ठीक है कपड़ा खरीद लिया, कुछ ऐसी चीजों पे हम खर्चा करते हैं। आई एग्री, आई एग्री। क्या इसके अलावा भी किसी चीज पे खर्चा करते हैं? या कुछ ऐसी चीज भी होती है जहां आपकी जेब से पैसा बाहर जाता है? कुछ ऐसी चीज भी होती है जहां पे आपकी जेब से पैसा बाहर जाता है? आप बोलोगे हाँ, आप बोलोगे हाँ। सर पापा ने ना पिछले महीने एक जमीन खरीदी थी, पापा ने एक पिछले महीने एक जमीन खरीदी थी। अब जब जमीन खरीदी, जब उन्होंने जमीन खरीदी थी, तो उनकी जेब से पैसा गया था। जब उन्होंने जमीन खरीदी थी तो उनकी जेब से पैसा गया था, तो यहां भी खर्चा हुआ, यहां भी खर्चा हुआ। तो एक्चुअली ना ये जो आपके सामने चीजें लिखी हुई हैं, यहां पर आपका खर्चा होता है। क्या होता है? यहां पर खर्चा होता है, या आप ऐसा कह लो कि जेब से पैसा बाहर जाता है। जब जब जेब से पैसा बाहर जाएगा, जब जब पैसा जेब से बाहर जाएगा, उसके लिए दोस्तों हम एक टर्म इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम होगा एक्सपेंडिचर। जब जब पैसा जेब से बाहर जाएगा, उसके लिए टर्म इस्तेमाल करेंगे एक्सपेंडिचर। सो व्हाट यू नीड टू नो इज, जब पैसा जेब में आएगा रिसीट, जब पैसा जेब से बाहर जाएगा वो है एक्सपेंडिचर। आई होप ये दोनों शब्द आपको समझ आ गए होंगे, रिसीट और एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि सर आपने इधर अलग लिखा इसको, इधर अलग लिखा, ऐसा क्यों? पैसा तो मिल ही रहा है दोनों जगह, पैसा तो जेब में ही आ रहा है। मैंने कहा भाई बात सही है, दोनों में पैसा आ तो जेब में रहा है, पर दोनों में अंतर है थोड़ा सा। क्या अंतर है? पैसा इसमें भी जेब में आया, पैसा इसमें भी जेब में आया, पर अंतर पता क्या है? अंतर ये है कि ये जो आपने जेब में पैसा आए, इनके आने से कोई एसेट लायबिलिटी नहीं चेंज हो रही, बट यहां पर आपका एसेट और लायबिलिटी में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। आई विल गिव यू एग्जांपल। देखो, जैसे आपने जमीन बेच दी ना, आपकी जेब में पैसा तो आया, आई अग्री इट इज रिसीट, पर आपने जमीन बेच दी, मतलब आपका एसेट खत्म हो गया। जमीन मेरा एसेट था ना, जमीन मेरा एसेट था, वो एसेट खत्म हो गया, एसेट में बदलाव आया। बट अगर मैं इधर बात करूं, इधर रेंट मिल गया, तो क्या कोई एसेट लायबिलिटी चेंज आया? ना। मुझे सैलरी मिली, क्या कोई एसेट लायबिलिटी में चेंज आया? ना। पेंशन मिली, क्या एसेट लायबिलिटी में चेंज आया? नहीं। इनकम मिली, क्या एसेट लायबिलिटी में चेंज आया? नहीं। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि पैसा दोनों में आ रहा है, इसमें भी जेब में पैसा आएगा,
इसमें भी जेब में पैसा आएगा, बट पॉइंट पता क्या है, यहां पर एसेट या लायबिलिटी में कुछ बदलाव आता है, इसमें एसेट या लायबिलिटी में बदलाव नहीं आता है। बात समझे, बात समझे। पहला डिफरेंस, पहला डिफरेंस आप इधर भी चेक कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये खर्च, ये क्या थे, ये खर्चे थे, ऐसी चीजें जहां आपकी जेब से पैसा बाहर जा रहा है, जेब से पैसा बाहर जा रहा है, पर अंडरस्टैंड ये करो, जेब से पैसा बाहर तो जा रहा है, पर ये भी अलग अलग तरह के खर्चे हैं। कैसे भाई, जब मैंने जमीन खरीदी ना, जमीन खरीदी तो जेब से पैसा तो बाहर गया, जेब से पैसा तो बाहर गया, पर मेरा एसेट बन गया। प्रॉपर्टी खरीदना मेरे लिए एसेट था, प्रॉपर्टी खरीद के मेरा एसेट बन गया। पर जबकि अगर मैं किसी को रेंट दे देता हूं, या मैं सब्जियां खरीद लेता हूं, या बिजली का बिल दे देता हूं, इससे एसेट लायबिलिटी में चेंज नहीं आ रहा, इससे एसेट लायबिलिटी में चेंज नहीं आ रहा। डू यू गेट माई पॉइंट? तो पॉइंट पता क्या है, ये पैसा मिल रहा है, जेब में पैसा आ रहा है, यहां पैसा जेब से बाहर जा रहा है, पर फर्क ये है, इनमें एसेट लायबिलिटी में चेंज नहीं आ रहा, ऊपर वालों में, नीचे वालों में एसेट लायबिलिटी में चेंज आ रहा है। क्या ये फर्क क्लियर है? पहला फर्क, यही सबसे इंपॉर्टेंट फर्क है इनमें, यही सबसे इंपॉर्टेंट फर्क है। हालांकि एक फर्क आप और देख सकते हो, आप एक और भी फर्क देख सकते हो। क्या है? देखो ज्यादातर आप एग्जाम्पल, मैं फिर से वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, देखो मैं ना वर्ड यहां पे है ज्यादातर, ज्यादातर वर्ड क्या है? ज्यादातर। ज्यादातर पता क्या होता है, ये वाली चीजें ज्यादातर बार बार होंगी। मैं फिर से वर्ड बोल रहा हूं ज्यादातर, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार हो, पर ज्यादातर ये चीजें बार बार होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रेंट मिल रहा है तो सर इस महीने मिला, फिर दोबारा अगले महीने मिल जाएगा, फिर उसके महीने मिल जाएगा। सैलरी अब मिल रही है, अगले महीने, अगले महीने, अगले महीने फिर मिलती रहेगी। ऐसे पेंशन वगैरह भी, ये ज्यादातर ना बार बार चीजें होती हैं, दे कीप ऑन हैपनिंग, पीरियोडिकली बार बार होंगी। ये चीजें नॉर्मली बार बार नहीं होती। आपने जमीन बेच दी तो बेच दी भाई, जमीन खत्म, अब क्या, ऐसे थोड़ी कि आज बेच रहे हो अगले महीने बेच रहे हो, अगले महीने बेच रहे हो, अगले महीने बेच रहे हो। तो नॉर्मली ये चीजें ज्यादा आपके बार बार नहीं होंगी, पर ये चीजें बार बार होंगी। ठीक है? उसी तरह से अगर हम बात करें, उसी तरह से बात करें, आप यहां पे नोटिस करेंगे, आप यहां पे नोटिस करेंगे कि आप नोटिस करो यहां पे कि जैसे आपने जो भी यहां पे चीजें करी, ये चीजें आपको बार बार कहीं ना कहीं मोटा मोटा करनी पड़ेगी, मोटा मोटा। ठीक है? हर महीने हर महीने हर महीने आप यहां पे करना पड़ेगा। बट ये वाली चीजें ये बार बार नहीं होंगी, ये बार बार नहीं होंगी कि आज जमीन खरीदी, फिर अगले महीने खरीदूंगा, फिर अगले महीने फिर खरीदूंगा, फिर अगले महीने खुद खरीदूंगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है? ये रिपीटिव होते हैं, बार बार होते हैं, ये नॉर्मली बार बार नहीं होते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये फर्क समझ आया? तो सिंपल आपको बात ध्यान पता क्या रखनी है, आपको बात ये ध्यान रखनी है कि जो चीजें एसेट लायबिलिटी में चेंज नहीं लाती, उनके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, रेवेन्यू। तो दरअसल में ना ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ये आएंगे आपके रेवेन्यू रिसीट के अंदर, और ये जो लिखा हुआ है इसके आगे एक वर्ड लिखेंगे कैपिटल, और बाकी पीछे आ जाएगा रिसीट। सिंपल देखो, रिसीट मतलब पैसा जेब में आना, रेवेन्यू यहां पे क्योंकि एसेट लायबिलिटी में चेंज नहीं आ रहा। यहां देखेंगे रिसीट मतलब पैसा जेब में आना, एंड कैपिटल मतलब एसेट लायबिलिटी में चेंज आना। उसी तरह से अगर हम इधर बात करें, इधर बात करें, तो ये क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये बन जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग? क्या ये बात आप लोग समझ पाए? तो आपको क्वेश्चन अपने आप से पूछना है, पैसा जेब में आ रहा है या पैसा जेब से बाहर जा रहा है? आ रहा है तो रिसीट, जा रहा है तो एक्सपेंडिचर। एसेट लायबिलिटी में चेंज आ रहा है तो कैपिटल, नहीं आ रहा तो रेवेन्यू। कोई डाउट है यहां पे? कोई डाउट है किसी को यहां पे? तो आप लोग प्लीज बताइए। अब देखो ये वाली बातें तो हमने एक पर्टिकुलर परिवार के बारे में कर ली, पर हमें परिवार का बजट थोड़ी सरकार पूछेगी, सरकार तो सरकार का बजट पूछेगी, सरकार तो अपना बजट पूछेगी। तो अब हमें गवर्नमेंट के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है। देखो ठीक है, लिखते चलेंगे और साथ में समझते चलेंगे।
देखो अगर मैं बात करूं रेवेन्यू वाले की, रेवेन्यू कंपोनेंट की, तो आप समझना, पहले मैं रेवेन्यू कंपोनेंट समझाऊंगा, फिर हम कैपिटल कंपोनेंट समझेंगे। देखो वर्ड आया रेवेन्यू, रेवेन्यू में क्या करेंगे सर, एसेट लायबिलिटी में चेंज नहीं आएगा, एसेट या लायबिलिटी में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर मैं बात कर रहा हूं ना जैसे आपके रेवेन्यू रिसीट की, अगर मैं बात कर रहा हूं रेवेन्यू रिसीट की, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा सर आपका जेब में पैसा तो आएगा पर एसेट लायबिलिटी पे इंपैक्ट नहीं आएगा, इट डज नॉट इंपैक्ट एसेट और लायबिलिटी, इससे आपका एसेट या लायबिलिटी पे इंपैक्ट नहीं आता, राइट, गुड। इसके अलावा ये चीजें बार बार होती हैं, दे आर रेपिटेटिव या रेकरिंग कह सकते हो, रेकरिंग मतलब बार बार, जो चीजें बार बार होती हैं उनको हम बोलते हैं रेकरिंग, दे आर रेकरिंग इन नेचर, ये बार बार होंगी, ये होती हैं बार बार, ठीक है। अब आप लोग मुझे एक बार सोच के बताओ, क्या आप लोग सरकार के पर्सपेक्टिव से रेवेन्यू रेफिसिट बता सकते हो, सरकार के हिसाब से रेवेन्यू रिसीट क्या होगा आपके हिसाब से, सरकार के हिसाब से रेवेन्यू रिसीट क्या होगा, सरकार के हिसाब से रेवेन्यू रिसीट क्या होगा, बोलो, सरकार के हिसाब से रेवेन्यू रिसीट क्या होगा। हाँ देखो जैसे टैक्स है, जैसे टैक्स की बात करते हैं, अब टैक्स क्या है, सरकार की कमाई, सरकार को जेब में पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, हाँ सरकार को पैसा मिलेगा, इसीलिए रिसीट, इसीलिए रिसीट। और दूसरा, टैक्स जब सरकार को मिलता है उससे सरकार का कोई एसेट लायबिलिटी में इंपैक्ट भी नहीं आ रहा, इसीलिए वो क्या होगा, रेवेन्यू रिसीट। पर सिर्फ टैक्स नहीं, और भी चीजें होती हैं, और भी चीजें होती हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं सबके, आप यहां पे लिख सकते हो कि रेवेन्यू रिसीट दो तरह का हो सकता है, रेवेन्यू रिसीट आपका दो तरह का हो सकता है, एक आपका हो सकता है टैक्स वाला, एक आपका हो सकता है नॉन टैक्स, एक टैक्स हो सकता है, एक हो सकता है नॉन टैक्स। टैक्स में जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने इनकम टैक्स सुना होगा, आप लोगों ने जैसे जो लोग कमाते हैं वो इनकम टैक्स देते हैं एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर, उसके अलावा कंपनीज जो होती हैं वो कमाई के ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स देती हैं, उसी तरह से जो सरकार को आप लोग जीएसटी भी देते हो, ठीक है, आपने सरकार को जीएसटी दिया होगा, उसके अलावा इंटरेस्ट हो सकता है सरकार को मिले, सरकार ने किसी को लोन दिया है उससे सरकार को इंटरेस्ट मिलता है, सरकार को ग्रांट से कुछ पैसा मिले, सरकार आपको फीस वगैरह आपसे ले, आपका फॉर्म फिल करने की कोई फीस है, वो सब चीजें क्या है, वो सब चीजें आपकी किस में आएंगी, नॉन टैक्स के अंतर्गत। मुझे बताओ ये सही लिखा है या गलत लिखा है यहां पे, पहले ये बताओ, ये जो बातें यहां पे लिखी हुई हैं क्या ये सही है या गलत है, क्या ये सारे रेवेन्यू रिसीट है जो मैंने येलो में लिखे हैं, पहले सोच के बताओ, जितना मैंने येलो में लिखा है क्या ये सारे के सारे रेवेन्यू रिसीट है या मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। एक बच्चा कह रहा है कि सर वाई वी गिव इनकम टैक्स, बिकॉज दिस इज द कानून ऑफ द कंट्री, ठीक है ना, दिस इज द कानून ऑफ द कंट्री, इसलिए आंसर इज बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। देखो आप अपने आप से दो सवाल पूछो, ठीक है, लाइफ में जब भी कभी परेशानियां आए आपको बस अपने से दो सवाल पूछने हैं, पहला सवाल पैसा आ रहा है या जा रहा है, दूसरा क्या एसेट लायबिलिटी पे चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या इनकम टैक्स से सरकार को पैसा आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो रिसीट, एसेट लायबिलिटी में कोई चेंज भी नहीं आ रहा, रेवेन्यू रिसीट। उसी तरह से कॉर्पोरेट टैक्स, क्या सरकार को पैसा आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो रिसीट,
और एसेट लाइबिलिटी में चेंज भी नहीं आ रहा, इसीलिए रेवेन्यू रिसीट। उसी तरह से सरकार को जीएसटी मिलता है, हाँ मिलता है, तो जीएसटी सरकार को मिल रहा है, उसकी जेब में पैसा आ रहा है तो रिसीट, और एसेट लाइबिलिटी में कोई चेंज भी नहीं आ रहा तो रेवेन्यू रिसीट। उसी तरह से सरकार को मान लो कहीं से इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट मिला 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 तो रिसीट, और दूसरी बात यहां एसेट लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं है तो रेवेन्यू रिसीट। ऐसे ही फीस, आप लोग जैसे अपना कोई आधार कार्ड बनवाते हो या कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हो या कोई फॉर्म फिल करते हो कुछ भी, तो सरकार को एक फीस जाती है नहीं जाती, बिल्कुल। वो जो फीस गई सरकार को, क्या सरकार को पैसा मिला, मिला तो रिसीट, और दूसरा कोई सरकार के ऊपर एसेट लाइबिलिटी चेंज भी नहीं आया, इसीलिए क्या है आपका, इसीलिए क्या है आपका रेवेन्यू रिसीट। उसी तरह से सरकार को हो सकता है किसी से ग्रांट मिल जाए। अरे श्वेता, सरकार को किसी ने ग्रांट दे दी, किसी दूसरे देश ने सरकार ने ग्रांट दे दी, तो सरकार को पैसा मिला, बिल्कुल मिला, बिल्कुल मिला, सरकार को ग्रांट मिल गई, किसी ने सरकार को ग्रांट दे दी, ठीक है ना, तो सरकार को पैसा मिला, रिसीट। प्लस एट द सेम टाइम यहां कोई सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी भी नहीं है या एसेट भी नहीं चेंज हुआ, इसीलिए वो भी आपका आएगा। तो बिल्कुल भाई ये येलो में जो लिखे हुए हैं ये सारे के सारे बिल्कुल 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 ढंग से सही है, ठीक है, सबके सब सही है यहाँ पे, ये सबके सब सही है। हाँ वो सब भी आएगा, वो सब भी आएगा, ये तो एग्जाम्पल है, और भी हो सकते हैं पर ये सब एग्जाम्पल है। पर आपको दो ही चीजें पूछनी है, क्या क्या पूछना है, पैसा मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो रिसीट, दूसरा एसेट लाइबिलिटी पे चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो रेवेन्यू, आ रहा है तो आपका कैपिटल, ठीक है। कुछ बच्चे कंटिन्यूसली बार बार लिखे जा रहे हैं कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, मैंने एक क्लास में काफी डिटेल में ये बात एक्सप्लेन कर रखी है। चलो ये बात है रेवेन्यू रिसीट के बारे में, ये क्या है, ये रेवेन्यू रिसीट दो तरह का होता है। अब आप लोग क्या मुझे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल दे सकते हो सरकार के पर्सपेक्टिव से, कि सरकार के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके हिसाब से क्या होगा, एनी आइडिया? सरकार के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, व्हाट विल बी द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर गवर्नमेंट? अब देखो वर्ड क्या है, खर्चा, सरकार का पैसा जाए, सरकार की जेब से पैसा बाहर जाए, दूसरा एसेट लायबिलिटी में कोई इंपैक्ट ना आए। ऐसा कौन सा सरकार का खर्चा है जहां पर एसेट लायबिलिटी में चेंज नहीं आता और सरकार का खर्चा भी होता है? अरे भाई सरकार सरकारी मुलाजिमों को सैलरी पे करती है, कल को आप लोग आईएएस ऑफिसर बनोगे, ठीक है ना, बहुत सारे लोग आप में से आईएएस ऑफिसर बनेंगे, तो सैलरी कहां से आएगी, सरकार देगी आपको सैलरी, तो सरकार की जेब से पैसा गया, बिल्कुल एक्सपेंडिचर, और इससे कोई सरकार की एसेट लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं आया, तो सर सैलरी इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसी तरह से सरकार अपने मुलाजिमों को पेंशन भी देती है, तो भाई जब पेंशन देगी वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। उसी तरह से सरकार सब्सिडी वगैरह भी देती है, तो सब्सिडी भी सरकार का खर्चा ही है, और इससे भी कोई एसेट लायबिलिटी चेंज नहीं आ रहा, तो ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। उसी तरह से मान लेते हैं अगर सरकार इंटरेस्ट पे करती है, अब देखो कंफ्यूज नहीं होना, अब आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे सर इंटरेस्ट आपने पीछे भी लिखवाया इधर भी लिखवाया, अरे वो इंटरेस्ट मिलना था, इंटरेस्ट रिसीव, पैसा मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, यहां क्या है इंटरेस्ट दिया जा रहा है, पैसा मिल रहा था तो रिसीट, पैसा दिया जा रहा है तो एक्सपेंडिचर, इसीलिए ये सब कहां आएगा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल कम अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कुछ बच्चे रोड रोड लिख रहे हैं, नहीं बेटा रोड एसेट होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीजें कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगी, यहां नहीं आएंगी, क्योंकि इससे आपका एसेट लायबिलिटी में चेंज नहीं आना, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आना है। बात समझे, बात समझे यहां पे? बात समझे यहां पे या नहीं? ये सब है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, हाँ बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर उधर आएगा भाई, रुक जाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इधर नहीं आएगा, वो कैपिटल वाले में आएगा। ओके ओके, हाँ इंटरेस्ट पेड, यस। अब आओ कैपिटल कंपोनेंट के ऊपर, अब आओ आपके कैपिटल कंपोनेंट के ऊपर। अब क्वेश्चन आता है सर कैपिटल कंपोनेंट का मतलब क्या है, अरे कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर,
अब देखो कैपिटल कंपोनेंट मैंने आपको क्या बताया था सर, मैंने बताया था कैपिटल कंपोनेंट के अंदर कि यहां पे क्या होता है, इट चेंजेस द वैल्यू ऑफ एसेट और लाइबिलिटी। यहां आपके एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू बदलती है, यहां एसेट या लाइबिलिटी की वैल्यू बदलेगी। ये जो चीजें होती हैं दे आर नॉन रेगुलर, बार बार नहीं होती, नॉन रेगुलर एंड नॉन रेकरिंग इन नेचर। ज्यादातर ये बार बार नहीं होती कि रोज हुए जा रही हैं, हर महीने हुई जा रही हैं। दे आर नॉन रेकरिंग एंड नॉन रेगुलर इन नेचर, ठीक है ना। अब आप लोग मुझे पहली बात कैपिटल रिसीट के एग्जांपल दे। आप लोग मुझे बताओ कि कैपिटल रिसीट के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी। ध्यान से वर्ड देखो, वर्ड क्या है यहां पे, वर्ड है यहां पे कैपिटल रिसीट। रिसीट मतलब पैसा मिलना, कैपिटल मतलब एसेट लाइबिलिटी में इंपैक्ट आना, एसेट लाइबिलिटी में चेंज आना। तो कैपिटल रिसीट बताओ क्या होगा, पैसा मिलेगा और एसेट लाइबिलिटी में चेंज भी आएगा। हम्म, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो अगर मान लेते हैं मैंने लोन लिया, देखो एग्जांपल समझो, अगर मैंने लोन लिया, लोन लिया ना मैंने, या सरकार ने लोन लिया, सरकार ने लोन लिया तो सरकार को पैसा मिला, तो भाई रिसीट। पर दूसरा, लोन लेना सरकार के लिए एक लायबिलिटी बन गया, इसीलिए कैपिटल रिसीट। ओके। उसके अलावा अगर मान लो सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट किया। सर डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, अरे सरकार अपनी कंपनियां बेचती है, सरकार ने सरकारी बैंक बेच दिया, सरकार ने अपनी सरकारी कंपनी बेच दी। अगर सरकार ने अपनी कंपनी बेच दी, अगर सरकार ने अपनी कंपनी बेची, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। सरकार ने जब एयर इंडिया बेचा तो सरकार को पैसा मिला, हाँ मिला, पैसा मिला तो रिसीट। और दूसरा, एयर इंडिया सरकार का एसेट था, एयर इंडिया सरकार का एसेट था, वो एसेट खत्म हो गया, तो वो क्या है, वो है डिसइन्वेस्टमेंट। क्या होगा वो कैपिटल रिसीट होगा। उसी तरह से मान लो अगर सरकार ने किसी से लोन वापस ले लिया, सरकार ने किसी को लोन दे रखा था, अब लोन वापस ले लिया, रिकवरी होगी लोन की, पैसा वापस आ गया पूरा का पूरा, लोन वापस आ गया। अगर लोन वापस आ गया ना तो सरकार को पैसा मिलेगा, लोन वापस आया तो सरकार को पैसा मिलेगा। और दूसरी बात, लोन सरकार का एसेट था और वो लोन अब खत्म हो गया, एसेट खत्म हो गया, तो एसेट में चेंज आ गया। इसीलिए ये भी क्या है, इसीलिए ये भी क्या है, ये भी आपके कैपिटल रिसीट का ही पार्ट बनेगा, ठीक है ना। ये भी आपके कैपिटल रिसीट का ही पार्ट बनेगा। ओके। अब एक्चुअली ना ये वाला कंपोनेंट है उधार लेने वाला, जो उधार लेने वाला कंपोनेंट होता है ना उसको बोलते हैं हम डेट क्रिएटिंग, उसको बोलते हैं डेट। तो एक्चुअली ये उधार लेने वाला कंपोनेंट है, इसको हम लोग डेट क्रिएटिंग बोलेंगे। और ये वाला वो नहीं है, इसलिए इसको हम नॉन डेट क्रिएटिंग बोलेंगे, क्योंकि ये उधार लेकर आपने कैपिटल रिसीट बनाया ना, तो इसको डेट क्रिएटिंग बोलेंगे, इसको नॉन डेट क्रिएटिंग। यहां पे बात क्लियर है। चलो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, गुड गुड गुड। अब उसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, तो आप मुझे क्या बताओगे, आप मुझे यही तो बताओगे कि सर यहां सरकार का पैसा खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर, और दूसरा एसेट लायबिलिटी में चेंज आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सरकार ने कुछ रोड बना दी, ठीक है, सरकार रोड के पैसा खर्च कर रही है, ठीक है। तो अगर सरकार सड़क बना रही है, सड़क एक सरकार का एसेट है, तो एसेट क्रिएट हो गया और सरकार का खर्चा हो गया।
तो भाई वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो ये सब जो चीजें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है ना, कुछ जमीन खरीद ली सरकार ने, ये सब जो चीजें हैं, इनके ऊपर जब सरकार खर्चा करती है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएगा। गॉट द पॉइंट? सरकार का कुछ एसेट बन जाता है यहां पे। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, यस यस यस, गुड गुड, यस। हाँ, मशीन्स वगैरह पे खर्चा करना, हाँ बिल्कुल। वो सरकार, जो भी सरकार एसेट पे खर्चा करेगी वो आपका यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आएगा, जिससे सरकार का एसेट बन जाए, जिससे सरकार का एसेट बन जाए। सागर मिश्रा, नोट्स बिल्कुल सही ढंग से ही हैं, आप इनको जाके देखो, इन्हीं से क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे बिल्कुल भी इस क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल ही पूरी तरह से नॉन सीरियस हैं। कई बच्चे मैंने देख चुका हूं, अब तो नाम भी याद हो गए हैं दो तीन के मुझे। ठीक है, दो तीन के मुझे नाम भी याद हो गए हैं यहाँ पे। कंटिन्यूसली वो तीन चार पांच लोग ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली खराब 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 बस आपस में बातचीत कर रहे हैं, फिर बीच में कोई रैंडम कमेंट कर देंगे, फिर बातचीत करने लग जाएंगे। ठीक है, हाँ, चलो चलो चलो, हाँ। तो दिस इज हाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। तो अंडरस्टैंड, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने आप से सवाल पूछें, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, बस आपको दो सवाल खुद से पूछने हैं। क्या सवाल पूछने हैं? दो सवाल आपके यही हैं, पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। सिंपल, पैसा आ रहा होगा तो रिसीट, पैसा जा रहा होगा तो एक्सपेंडिचर। दूसरी बात, एसेट लायबिलिटी में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा। आ रहा है तो वर्ड इस्तेमाल करेंगे कैपिटल, नहीं आ रहा तो वर्ड इस्तेमाल करेंगे रेवेन्यू। ये दोनों बातें आपको समझ आई या नहीं आई? ये दोनों बातें आपको समझ आई या नहीं आई? बताओ। कामरान बताऊंगा, अभी रुको अभी रुको, बताऊंगा। ध्रुव, लोन लिखा तो हुआ है, लोन क्या है? बोरोइंग ही तो है, अभी लिखा तो है लोन। गुड। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां पे जो बनता है ना, वो ये बनता है कि डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना कहां आएगा। ये बच्चों को कई बार डाउट आता है कि सर मान लो हमने राफेल खरीद लिया, मान लो हमने कोई मिसाइल खरीद ली, मान लो हमने बहुत शानदार शानदार टैंक खरीद लिए, ये कहां आएंगे? वेयर विल दिस कम? ये चीजें कहां आएंगी? कहां आएंगी ये? देखो, पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब सरकार इनको खरीद रही है ना, तो सरकार का खर्चा हो रहा है। क्योंकि सरकार का खर्चा हो रहा है तो आएंगी तो एक्सपेंडिचर के अंदर, आएंगी तो एक्सपेंडिचर के अंदर। पर अब किस में आएंगी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर में? देखो, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सरकार का एसेट मानी जाती हैं। क्या मानी जाती हैं? सरकार का एसेट। इसीलिए इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट करेंगे। चलो ठीक है। पर अगर मैं ऐसे बोलूं, अगर मैं ऐसे बोलूं कि भाई हमारे मिसाइल्स का ध्यान रखने के लिए कुछ हमारे लोग हैं, उनको सैलरी देनी है। अब ये जो उन लोगों को सैलरी दी जा रही है, जो डिफेंस का काम देख रहे हैं, ये सैलरी किस में आएगी? ये सैलरी किस में आएगी? हमारे कुछ लोग हैं, वो डिफेंस इक्विपमेंट का ध्यान रख रहे हैं, ये सैलरी किस में आएंगी? ये जो इनको हम सैलरी दे रहे हैं। आंसर इज कि ये आएंगी आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। पैसा सरकार का जा रहा है तो एक्सपेंडिचर, पर यहां बात हो रही है सैलरी देने की, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट होगा। डू यू गेट द पॉइंट? इसीलिए मैं आपको एडवाइस ये करूंगा कि कभी भी आप इन चीजों को रटने की कोशिश मत करें। बहुत सारे बच्चे ना, जो सागर मिश्रा कह भी रहे थे बार बार कि सर हमें रटवा दो, हमें रटवा दो, हमें रटवा दो। जिस दिन आपने ये चैप्टर रटने की कोशिश करी, सबसे बड़ी गलती उसी दिन हो जाएगी। मैं आपको बता सकता हूं, बच्चे गलती पता कहां पे करते हैं? बच्चे रटते हैं इनको। जैसे यहां पे मैंने चार पांच चीजें मान लो लिखवा दी,
ठीक है ना। लेट्स से मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखवा दी, मान लो ये टर्म्स हैं, सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट, सब्सिडी, ये सब। अब बच्चे ना इनके निमोनिक बना लेते हैं, सागर मिश्रा जैसे बच्चे इनके निमोनिक बना लेते हैं कि एसपीएसआई, एसपीएसआई आएगा तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। होता पता क्या है कि उनको वो याद करके चले जाते हैं कि यार डिफेंस बोला है, डिफेंस बोला है, डिफेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। पर यूपीएससी वहां पे क्या करेगा, लिख देगा कि लोगों को सैलरी देना जो डिफेंस को काम देखेंगे। उनको वर्ड डिफेंस मिल गया, उन्होंने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर टिक मार दिया। भाई नहीं, आप लाइन समझो, आप लाइन समझो। अगर आपने लॉजिक क्लियर समझा होगा ना, आपका आंसर पक्का सही आएगा इकोनॉमी के अंदर। पर अगर आपने ऐसे रटके गए होंगे कि एसपीएसआई आएगा तो मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख दूंगा, डिफेंस दिखेगा मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख दूंगा ना। क्वेश्चन पूछो अपने आप से, क्या पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है? दूसरी बात, एसेट में चेंज आ रहा है या लाइबिलिटी में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर ये बातें क्लियर होंगी तो आंसर सही आएगा। नहीं तो रटने की कोशिश करोगे और कभी ऐसे यूपीएससी ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेगा, आपको वो पूछेगा, वो लाइन ऐसे देगा पूरा। तो लाइन जिस दिन आप समझ जाओगे आपको ऑटोमेटिकली चीज समझ आ जाएंगी। ठीक है ना? हाँ, गॉट द पॉइंट। ठीक है, तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, इन बातों का हम सब लोग ध्यान रखेंगे। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, बात क्लियर हुई यहां पे? चलो गुड। ठीक है, अब देखेंगे कि बजट के क्या क्या प्रकार होते हैं। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बजट? दोस्तों जब हम बात करते हैं ना बजट के टाइप्स की, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब हम बात करते हैं बजट के टाइप्स की, तो आपके बजट के टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एक होता है दोस्तों सरप्लस बजट, एक होता है दोस्तों आपका बैलेंस्ड बजट या न्यूट्रल बजट आप इसको कह सकते हो, और दोस्तों एक होता है आपका डेफिसिट बजट। एक सरप्लस बजट, एक न्यूट्रल बजट, एक आपका डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट का मतलब क्या है दोस्तों? अगर आपका कमाई ज्यादा है और आपका खर्चा कम है, अगर आपकी इनकम ज्यादा है और आपका खर्चा कम है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सरप्लस बजट। राइट? अगर आपका इनकम और खर्चा बराबर है, अगर आपकी कमाई और खर्चा बराबर है, तो उसको हम बोल देंगे बैलेंस या न्यूट्रल बजट। और अगर आपकी कमाई कम है और खर्चा ज्यादा है, तो भाई आपका क्या हो जाएगा? डेफिसिट बजट हमें देखने को मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? तो खर्चा ज्यादा है, खर्चा कम है, या दोनों बराबर हैं, उसके बेसिस के ऊपर हमारा, उसके बेसिस के ऊपर हमारा सरप्लस बजट, न्यूट्रल बजट या फिर आपका डेफिसिट बजट आपको देखने को मिलेगा। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? गुड गुड गुड। अब पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि भारत का बजट किस प्रकार का बजट है? भारत का बजट किस प्रकार का बजट है? सरप्लस है, डेफिसिट है, न्यूट्रल है, किस प्रकार का है? देखो सिंपल सी बात है, भारत का जो बजट है वो दरअसल में आपका डेफिसिट बजट है। उसका कारण यही है कि भारत में हम लोग खर्चा ज्यादा करते हैं
और सरकार की कमाई कम है, सरकार की कमाई कम है ना। सरकार खर्चा बहुत ज्यादा करती है, सरकार को अलग अलग स्कीम्स पे पैसा खर्च करना है, सरकार को अपना पैसा खर्च करना है बेरोजगारी गरीबी कम करने के लिए, तो खर्चा सरकार को बहुत होता है, पर सरकार की उतनी ज्यादा कमाई नहीं होती। इसीलिए भारत में हम डेफिसिट बजट फॉलो करते हैं। अब इसीलिए हमें अलग अलग तरह के जो डेफिसिट होते हैं ना, हमें उनको स्टडी करना होगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स। और यहां से इस बार के प्रीलिम्स के अंदर दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, पहले भी पूछे गए हैं, इस बार भी पूछे हुए हैं। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दोस डेफिसिट आल्सो। हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ डेफिसिट, हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ डेफिसिट। समझते हैं इस बात को। अच्छा पहले मुझे बताओ डेफिसिट का मतलब क्या होता है। डेफिसिट को हिंदी में हम बोलते हैं घाटा, डेफिसिट को हिंदी में बोलते हैं घाटा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लो आपका कमाई है 500 रुपए और आपने खर्चा कर दिया 100 रुपए। ये है मेरा एक्सपेंडिचर और ये है मेरी इनकम, ठीक है ना। अब मुझे बताओ इस केस के अंदर आप लोग घाटा कैसे निकालोगे। आप बोलोगे सिंपल सी बात है सर, आपका खर्चा 600 रुपए है ना और आपकी कमाई 500 रुपए है, तो घाटा सर 100 रुपया हो गया। कैसे निकाला आपने। सर मैंने एक काम किया, मैंने एक्सपेंडिचर में से इनकम वाले को माइनस कर दिया, मुझे घाटा मिल गया, मुझे घाटा मिल गया, बस सिंपल। एक्सपेंडिचर में से माइनस कर देंगे तो हमें घाटा मिल जाएगा। यस, बिल्कुल सही बात है। तो एक्चुअल में व्हाट आई मीन टू से हियर इज कि अगर मुझे डेफिसिट निकालना है, अगर मुझे डेफिसिट निकालना है तो मुझे क्या करना होगा। सर मुझे अपने एक्सपेंडिचर में से मुझे रिसीट यहां पे मैं निकाल दूंगा, मैं रिसीट निकाल दूंगा, सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट इक्वल टू डेफिसिट। अब अगर मैं यहां एक शब्द लगा दूं, क्या शब्द। अब इसके आगे मैंने एक शब्द लगा दिया, रेवेन्यू डेफिसिट। अगर इधर रेवेन्यू लिखूंगा तो भाई इधर भी लिखूंगा, और अगर इधर लिखूंगा तो इधर भी लिखूंगा। तो मेरे सामने पहले डेफिसिट का फॉर्मूला आ गया है। अगर आपको रेवेन्यू घाटा निकालना है, रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है ना, तो आप सिंपली क्या करो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट को माइनस कर दो। दिस इज योर फर्स्ट डेफिसिट, इसको हम आरडी बोलते हैं, वी कॉल इट आरडी, रेवेन्यू डेफिसिट। कैसे निकाला रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। अच्छा बात क्लियर हुई यहां पे। ये पहला फॉर्मूला है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, सॉरी रेवेन्यू डेफिसिट का। आपको पता है इस बार इसी क्वेश्चन पे, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है, रेवेन्यू रिसीट दे रखी है, और आपसे पूछा गया रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। देखा आप लोगों ने इस बार का पीवाईक्यू। चलो इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में अभी डिस्कस करूंगा, पर पहले इन जनरल बात करते हैं। अभी आऊंगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ आरडी, अभी एक दो बातें और लिखनी है इस पे, अभी एक दो बातें और लिखनी है अभी आरडी के ऊपर। बट उससे पहले मुझे आप लोग एक चीज बताओ, मुझे आप लोग एक चीज बताओ, क्या खर्चा बुरा चीज है या अच्छी चीज है। खर्चा करना अच्छी चीज है, बुरी चीज है, या कभी अच्छी कभी बुरी चीज है। बताओ, क्या खर्चा करना अच्छी चीज है, बुरी चीज है, या कभी अच्छी कभी बुरी चीज है। आंसर इज कभी अच्छी है कभी बुरी है, कभी अच्छी है कभी बुरी है। वो कैसे सर। सर डिपेंड ये करता है मैं खर्चा कर किस चीज पे रहा हूं, डिपेंड ये करता है कि मैं खर्चा कर किस चीज पे रहा हूं। अगर मैं जिंदगी में ऐसे पैसे बस उड़ाए जा रहा हूं, ठीक है ना,
ठीक है, अगर मैं फालतू चीजों पे पैसे उड़ाए जा रहा हूं तो बुरी चीज है। पर अगर मैंने सर खर्चा करके, मान लेते हैं कोई बिजनेस खोल लिया अपना और बिजनेस आगे जाके शानदार काम कर गया, तो वहां खर्चा अच्छा भी हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है, खर्चा अच्छा या बुरा नहीं होता, खर्चा आप किस चीज पे करते हो वो डिसाइड करता है कि खर्चा अच्छा है या बुरा। ओके, बात क्लियर हुई? चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब एक बार आओ रेवेन्यू डेफिसिट के ऊपर। अगर मैं बात कर रहा हूं रेवेन्यू डेफिसिट की, रेवेन्यू डेफिसिट कब होगा? रेवेन्यू डेफिसिट तब होगा जब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू रिसीट कम है। आई रिपीट, रेवेन्यू डेफिसिट कब होगा? जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू रिसीट कम है। अब मुझे बताओ, क्या ये खर्चा या ये घाटा रेवेन्यू डेफिसिट वाला, ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है, या कभी अच्छी कभी बुरी चीज है? अभी तक तो मैंने घाटे की, अभी तक तो खर्चे की इन जनरल बात करी थी, पर यहां मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं रेवेन्यू डेफिसिट की। रेवेन्यू डेफिसिट की, रेवेन्यू डेफिसिट कैसा घाटा है? अच्छा घाटा है, बुरा घाटा है, या कभी अच्छा कभी बुरा? आप बताओ मुझे। आप ना अपने, पहली बात अपने परिवार को पहले सोचो। आपके परिवार के लिए व्हाट वाज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? सर हमारे परिवार के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, मैंने आपको जो टेबल बनाया था उसमें हमने देखा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि हम अपने घर के लिए सब्जियां खरीदते हैं, है ना, बिजली का बिल पे करते हैं, या घर का रेंट वेंट देते हैं, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। और रेवेन्यू सीट क्या था? फैमिली के लिए सर हमारी जो कमाई, हमारी सैलरी थी, वो बातें थी ना, वो बातें थी। अब देखो, अगर आपके परिवार का रेवेन्यू डेफिसिट है ना, अगर आपके परिवार का रेवेन्यू डेफिसिट है, इसका मीनिंग पता क्या है? इसका मीनिंग है कि आपकी सैलरी इतनी भी नहीं है कि आप सब्जियां खरीद पाओ मार्केट से। आई रिपीट, परिवार के हिसाब से रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है? कि आपकी रेवेन्यू सीट, मतलब आपकी सैलरी इतनी भी नहीं है कि आप सब्जियां और फ्रूट्स खरीद पाओ। आपको सब्जियां फ्रूट्स खरीदने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। समझे? तो भाई रेवेन्यू डेफिसिट एक बुरी चीज है, रेवेन्यू डेफिसिट एक बुरी चीज है। अब सरकार के लिए सोचो, सरकार के लिए, सरकार के हिसाब से क्या होगा? सर सरकार ना अपने मुलाजिमों को सैलरी पेंशन देती है, और सरकार का खर्चा, मतलब सरकार को कमाई होती है इनकम टैक्स और बाकी टैक्सेस से। मतलब सरकार को इतना टैक्स भी नहीं आ रहा, या जीएसटी इतना भी नहीं आ रहा कि अपने लोगों को वो सैलरी दे पाए। मतलब सरकार ना अपने लोगों को, एक आईएएस ऑफिसर को सैलरी कैसे दे रही है? लोन लेकर। भाई सैलरी देने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। अगर होता ना कि अगर सड़क बनाने के लिए लोन लिया, हाईवे बनाने के लिए लोन लिया, कोई बड़ा रेलवे स्टेशन बनाने के लिए लोन लिया, वो बात समझ भी आती है कि उसके लिए लोन ले रहे हो। पर अगर एक आईएएस ऑफिसर की सैलरी, एक पीएन की सैलरी, एक क्लर्क की सैलरी के लिए सरकार को लोन लेना पड़ रहा है, ये कहां से अच्छा खर्चा है? तो रेवेन्यू डेफिसिट बुरा खर्चा है, या रेवेन्यू डेफिसिट बुरा है, मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, इन जनरल देखो, खर्चा अच्छा या बुरा हो सकता है, पर वो डिपेंड करता है कि खर्चा कर किस लिए रहे हो। सड़क बनाने के लिए कर रहे हो तो अच्छा खर्चा है, पर अगर आप सिर्फ किसी की सैलरी देने के लिए लोन, मतलब लोन ले रहे हो, वो बुरा खर्चा हुआ। ठीक है ना, क्योंकि उससे कई आगे कई सालों तक फायदा नहीं होने वाला। सड़क बनाने से कई सालों तक फायदा होगा, यहां नहीं होगा। इसीलिए आपको ध्यान क्या रखना है कि रेवेन्यू डेफिसिट एक बुरी चीज मानी जाती है। तो लिखो आप यहां पे, रवि रंजन कह रहे हैं कि सरकार पाकिस्तान को रोस्ट कर रहे हैं। भाई नहीं, भारत के अंदर भी रेवेन्यू डेफिसिट है, भारत की सरकार भी लोन लेती है अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पे करने के लिए। आप सरकार का बजट उठा के देखो। ठीक है, मैं किसको रोस्ट करूंगा भाई, सच बता रहा हूं मैं। आप देखो ना जाके, यहां पे सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट एग्जिस्ट करता है। तो सरकार को अगर ये सब चीजें करनी है ना, कौन सी चीजें?
अगर सरकार को ये सब चीजें करनी है ना, ये सब चीजें, सरकार लोन लेती है, हमारी भारत की सरकार। लिखेंगे इसमें, लिखेंगे इसमें, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट इज, रेवेन्यू डेफिसिट इज कंसिडर्ड बैड, रेवेन्यू डेफिसिट इज कंसिडर्ड बैड, full stop. Revenue deficit is considered bad, full stop. It means that it means that it means that the government's own earning, it means that government's own earning is insufficient, is insufficient to meet, is insufficient to meet day-to-day operations, is insufficient to meet day-to-day operations. ठीक है, ओके। अरे भाई अरुणवा सिकदार, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, मैं बजट किसी स्टेट का नहीं पढ़ा रहा आपको, मैं केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट पढ़ा रहा हूं आपको यहां पे, ठीक है। राज्य सरकार की हम बात नहीं करेंगे, हर राज्य सरकार का अपना अपना होता है, मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, हम आईएएस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। चलो अब देखो, होता पता क्या है, सरकार को बोला जाता है कि भाई इसको खत्म करो आप, ये आरडी खराब घाटा है, इस खराब घाटे को आप प्लीज खत्म करिए, क्योंकि आप लोन लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर लोन लो आप सड़कें बनाने के लिए, लोन लो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, आप इस वाले रेवेन्यू डेफिसिट को कम करो या खत्म करो इसको। पर सरकार ने एक ना चीज नोट करी, सरकार ने क्या नोट किया, सरकार ने नोट किया यार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या नोट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोट किया कि कई बार ना सेंटर क्या करती है, कई बार सेंटर स्टेट्स को ग्रांट देती है, कई बार सेंटर स्टेट्स को पैसा देती है, ठीक है। सेंटर ने स्टेट्स को पैसा दिया, ग्रांट दी, और स्टेट्स ने क्या किया, स्टेट ने इस पैसे से कैपिटल एसेट क्रिएट कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से सड़क बना दी, लेट्स से कुछ ब्रिज बना दिया, लेट्स से कुछ इलेक्ट्रिसिटी का कुछ मतलब ऐसे बड़ा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। अब सेंटर क्या बोलेगी, सेंटर क्या बोलेगी, सेंटर बोलेगी भाई एक बात देखो, ये जो हमने आपको ग्रांट दी, हमने आपको ग्रांट दी, इससे अच्छा खर्चा हो रहा है, ये तो अच्छा खर्चा है, भले ही आपको ग्रांट दे रहे हैं हम, पर इसका इस्तेमाल तो सही जगह हो रहा है ना, इससे खर्चा तो बढ़िया हो रहा है, तो बढ़िया खर्चा है कि आप सड़क बना रहे हो और चीजें खर्च कर रहे हो उस पर। तो एक्चुअली सरकार ने ये बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि भाई आप हमें कह रहे थे ना रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, आप देखो ना रेवेन्यू डेफिसिट, आपने बोला कि खराब घाटा है, खराब खर्चा है, पर ये भी तो देखो, ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, हम सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्टेट को ग्रांट दे रहे हैं, उसका सही जगह इस्तेमाल हो रहा है, उससे अच्छा खर्चा हो रहा है, तो भाई जो अच्छा खर्चा है उसको हटाओ, उसको माइनस करो, बुरे घाटे में से अच्छे खर्चे को माइनस करो, ये ग्रांट वाली चीज माइनस करो, बिल्कुल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, रेवेन्यू डेफिसिट में से अगर ये वाली ग्रांट, ग्रांट टू स्टेट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, अगर ये हम माइनस कर देंगे ना, अगर हम इस चीज को माइनस कर देंगे ना, तो हमारे पास जो नया डेफिसिट निकल के आता है, वी कॉल इट एज ईआरडी। क्या बोलेंगे उसको, ईआरडी। व्हाट इज ईआरडी, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इसको क्या बोलेंगे, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। बात क्लियर हुई यहां पे, ये ईआरडी का फॉर्मूला है, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस
ग्रांट्स टू स्टेट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। गॉट द पॉइंट? फजीलत ग्रांट होता है किसी को पैसे दे देना, पैसा रखो, वापस कोई नहीं मांग रहा। लोन होता है पैसा दिया, वापस मांगूंगा, वापस देना पड़ेगा लोन। पर ग्रांट दे दिया, बस दे दिया, वापस देने की कोई जरूरत नहीं है। देखो आप इसको समझो, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं इसी के थ्रू। देखो हुआ पता क्या, मैं आपको एक बार बताता हूं, प्लीज इधर ध्यान से देखेंगे समझने के लिए, इधर से ध्यान से समझेंगे। सरकार ने किया मान लो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 150 का, और सरकार की मान लो रेवेन्यू रिसीट है 100 रुपए की। अब हुआ क्या, कितना आया मुझे बताओ, आरडी कितना आया यहां पे, रेवेन्यू डेफिसिट कितना आएगा यहां पे? आप बोलोगे सर रेवेन्यू डेफिसिट आएगा 50 रुपए, रेवेन्यू डेफिसिट आएगा 50 रुपए, इतना ही आएगा ना, इतना ही घाटा आएगा ना रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट आपका 50 रुपए आएगा, इतना घाटा आएगा आपका। अब सरकार को सुनाया जाता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, आपका 50 रुपए का घाटा है, और वो भी ऐसा घाटा जिससे कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा, ऐसा घाटा जिससे कुछ फायदा नहीं हो रहा। खर्चा करना है तो सही जगह करो ना, ये क्या खर्चा करके बैठे हो, इसको जीरो करो। अगर ये जीरो होता फिर सही बनता। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा भाई एक बात सुनो, मेरी मेरी एक बात सुनो, मैंने स्टेट्स को 20 रुपए की ग्रांट दी है, मैंने स्टेट्स को 20 रुपए की ग्रांट दी है, उससे स्टेट्स ने कैपिटल एसेट क्रिएट किया, उससे सरकार ने, उसने स्टेट्स ने सड़क बनाई है। तो भाई ये 20 रुपए का क्यों गलत घाटा मान रहे हो, गलत खर्चा मान रहे हो, तो सही खर्चा है। तो बाकी लोगों ने बोला हाँ ठीक है, 50 रुपए आपका रेवेन्यू डेफिसिट था, आप 20 रुपए का माइनस कर दो। अब ये 30 रुपए जो आया ना, ये ईआरडी है, ये ईआरडी है। तो ये है सबसे खराब घाटा, ये है खराब घाटा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि सारे 50 रुपए को आप खराब घाटा मत बोलो, ये इसमें 20 रुपए का सही खर्चा भी तो है, 30 रुपए को हम खराब घाटा मानेंगे, हम इसको जीरो करने की कोशिश करते हैं। समझ पाए? तो ईआरडी में क्या करते हैं, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में, रेवेन्यू डेफिसिट में से जो सेंटर ने स्टेट्स को ग्रांट दी है कैपिटल एसेट बनाने के लिए, वो माइनस करके हम इसको निकालते हैं। तो सेंटर कोशिश करेगी कि इसको हम जीरो करें। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? यस और नो? एक बच्ची कह रही है फास्ट पढ़ाओ। अंतरा मैं फास्ट पढ़ाऊंगा, पर इंपॉर्टेंट बात ये समझो कि दिस इज इंपॉर्टेंट। यहां 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, छोटी सी भी मतलब लापरवाही हटी, 4 नंबर गए। ठीक है ना? तो इन चीजों पे जो कंसेप्चुअल पार्ट होता है उन पे फंडामेंटल हमें स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। ठीक है ना? इनमें अगर गलतियां करोगे तो फिर लिस्ट से बाहर जाओगे, इसीलिए यहां पे इन मुद्दों पे थोड़ा आपकी पकड़ स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है ना? चलो अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा हमें जो डेफिसिट पढ़ना है वो पढ़ना है हमारा फिस्कल डेफिसिट। तीसरा हमें पढ़ना है फिस्कल डेफिसिट के बारे में। अब क्वेश्चन ये आएगा सर फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है, व्हाट एग्जैक्टली डू मीन बाय दिस डेफिसिट। अब ये कौन सा घाटा है, ये कौन सा घाटा है, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये कौन सा घाटा है। देखो अगर हम टोटल घाटा निकालने की कोशिश करें, अभी तक पता क्या कर रहे थे, रेवेन्यू वाले कंपोनेंट पे थे। आप देखो ना अभी तक कहां पे थे हम, अभी तक तो रेवेन्यू डेफिसिट की हम बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू डेफिसिट। पर अगर मुझे टोटल घाटा निकालना है तो, अगर मुझे टोटल घाटा निकालना है तो टोटल घाटे के लिए हम फिस्कल डेफिसिट निकालते हैं। फिस्कल डेफिसिट कैसे निकालेंगे सर, हम ये देखेंगे कि टोटल खर्चा कितना हुआ, हाँ ठीक है, माइनस आपकी टोटल कमाई कितनी है। टोटल खर्चा देख लो और टोटल कमाई देख लो। ओके ओके ओके। अब क्वेश्चन ये आएगा सर टोटल खर्चा कितना है, व्हाट इज टोटल खर्चा। सर टोटल खर्चा सिंपल है, आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देख लो और कैपिटल एक्सपेंडिचर देख लो, ये टोटल खर्चा, ये टोटल खर्चा। ओके ओके।
अब इधर प्लीज ध्यान देंगे, यहां चीजें थोड़ी सी अलग है, प्लीज ध्यान देंगे यहां पे। क्या ध्यान देना है यहां पे? देखो जब हम टोटल इनकम की बात करते हैं ना, तो रेवेन्यू रिसीट तो लेते हैं, पर थोड़ा सा यहां पे बदलाव आता है। मैं आपको उसका रीजन समझाता हूं, मैं आपको उसको रीजन समझाता हूं, एग्जाम्पल से मैं बताता हूं। देखो अगर अगर आप ये सोचो कि मेरी कमाई है 100 रुपए, या मेरी कमाई है 1 करोड़ रुपए, मेरी कमाई कितनी है 1 करोड़ रुपए। अब आप पूछोगे सर 1 करोड़ कैसे आई कमाई? मैंने बोला मेरी कमाई 1 लाख रुपए है और 99 लाख का मैंने लोन ले लिया। मेरी कमाई है 1 लाख रुपए एंड 99 लाख का मैंने लोन ले लिया। ठीक है, अगर ऐसा हुआ कि मेरी कमाई है 1 लाख रुपए और 99 लाख का मैंने लोन ले लिया, तो मैं बोलूंगा मेरा मेरा कमाई होगी 1 करोड़। पर आप बोलोगे भाई ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। बात तो सही है। तो एक्चुअल में ना आप अंडरस्टैंड करो कि ये जो लोन लिया ना, लोन लिया, इससे मेरी जेब में पैसा भले ही आया, इससे मेरी जेब में पैसा आया, आई अग्री, रेवेन्यू रिसीट तो है, ये मेरी जेब में पैसा तो आ रहा है, पर इसको मैं इनकम नहीं बोलूंगा, आई वोंट कॉल इट एज इनकम। लोन लेना मेरी इनकम नहीं होगी। हाँ मुझे पैसा मिल रहा है, रिसीट आप मान लो कि पैसा मिल रहा है, पर इसको आप लोग इनकम नहीं बोलेंगे। इसीलिए होता क्या है ना कि ये जो लोन लेने वाली चीज है, इसको हम लोग इनकम में नहीं इंक्लूड करते। तो किसको इंक्लूड करेंगे इनकम में? भाई ये वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को। तो कैपिटल रिसीट में ना सारा हिस्सा नहीं हम आने देंगे। कैपिटल रिसीट के अंदर हम लोन वाले हिस्से को नहीं लेते, बाकी हिस्से को लेते हैं। बाकी हिस्सा क्या है? नॉन डेट वाला, नॉन डेट वाला, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। क्या लेंगे? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। तो आप अंडरस्टैंड करेंगे कि यहां पर मैं कैपिटल रिसीट नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा? केवल और केवल नॉन डेट वाला, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। ठीक है, तो यहां ये क्या है? एनडीसीसीआर, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। ये लेंगे हमें, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो नॉन डेट वाला लेना है, डेट वाला पार्ट हम नहीं इंक्लूड करेंगे, नॉन डेट पार्ट लेंगे यहां पे। ये पहला फॉर्मूला है इसका, फिस्कल डेफिसिट का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। इज इट ओके? यस, ये पहला तरीका है इसको लिखने का। देखो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, हमने क्या नहीं लिया सर? हमने लोन वाला हिस्सा नहीं लिया ना, लोन वाला, लोन क्या होता है? बोरोइंग, बोरोइंग, बोरिंग वाला हिस्सा नहीं ना लिया, तो बोरिंग को हटा देते हैं। या तो ऐसा लिख लो, या तो ये फॉर्मूला लिख लो जो यहां पे लिखा हुआ है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि फिस्कल डेफिसिट कुछ नहीं होता, इट इज नथिंग बट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। रिसीट सारी लेनी है पर एक नहीं लेना। क्या नहीं लेना? बोरोइंग नहीं लेना। तो ये दूसरा फॉर्मूला इसका बन जाता है टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ये हिस्सा नहीं लेना। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्मूला बन गया फिस्कल डेफिसिट का। ये दूसरा फॉर्मूला बन गया फिस्कल डेफिसिट का। टोटल कमाई, सॉरी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरिंग, क्योंकि बोरिंग वाला हिस्सा नहीं लिया तो बोरिंग को एक्सक्लूड कर दिया। ये दूसरा फॉर्मूला। अब इसका एक तीसरा फॉर्मूला भी है फिस्कल डेफिसिट का, एक फिस्कल डेफिसिट का एक तीसरा फॉर्मूला भी है। क्या है तीसरा फॉर्मूला? देखो तीसरा फॉर्मूला समझेंगे। देखो एक बात अंडरस्टैंड करो, मान लेते हैं आपने खर्चा किया 150 रुपए और आपकी कमाई है 100 रुपए। यह आपका खर्चा और यह है आपकी कमाई। मुझे बताओ अगर आप खर्च 150 रुपए कर रहे हो और आपकी कमाई है 100 रुपए, आप 50 रुपए कहां से लाए? अगर आपकी कमाई है 50 रुपए, सॉरी 100 रुपए, और आपकी खर्चा है 150 रुपए, आप 50 रुपए कहां से लाए? कहां से आए ये 50 रुपए? सर ये 50 रुपए मैंने उधार लिए।
₹50 मेरे बोरोइंग हुआ, ये मेरा उधार हुआ ₹50 का। ये ₹50 दरअसल में है क्या? व्हाट इज दिस ₹50? अरे यही तो फिस्कल डेफिसिट है। टोटल खर्च, टोटल घाटा कितना है? ₹50। कैसे हुआ ₹50 पूरा? उधार लेके। तो एक्चुअल में जो आपको तीसरा फॉर्मूला है ना, तीसरा फॉर्मूला और कुछ नहीं है, तीसरा फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग बट योर बोरोइंग। क्योंकि आप अपना घाटा पूरा कैसे करोगे? उधार लेकर। तो भाई ये तीसरा फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट का। आप पीवाईक्यू उठा के देखना, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में लिखा था बोरोइंग हमारी है 10,000 करोड़, व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट। एक दो लाइन और थी और पूछा था व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट। सीधा आंसर 10,000 करोड़। इस साल के पेपर में 4 नंबर के क्वेश्चन इन चीजों में से आए जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए, ये जो तीनों फॉर्मूला और रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला। 4 नंबर के क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए इनके ऊपर। अगर आपको यह पता होता कि फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू बोरोइंग, 2 नंबर। अगर आपको पता होता, अगर आपको पता होता रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू सीट, 2 नंबर और। 2025 के पेपर में 4 नंबर आए हैं यहां से। करण कह रहे हैं सर ये तो इजी है। हाँ करण, आपके लिए इजी है, पर कई बच्चों को नींद आ रही है, कई बच्चों को लग रहा है कि सर स्लो पढ़ा रहे हैं, कई बच्चों को फोन में किसी का मैसेज आ रहा है, कई बच्चों को टेलीग्राम में मैसेज आ रहे हैं, उनके लिए शायद इजी नहीं है, उनके लिए शायद इजी नहीं है। ये हो गया तीसरा। एक बच्चा कह रहा है कि सर डेफिनेशन लिखवा दो। देखो, एक बच्चा जो कह रहा है ना डेफिनेशन लिखवा दो, आप बुक में देखना, मैं डेफिनेशन आपको बताता हूं। डेफिनेशन पता क्या है? सुनो मेरी डेफिनेशन। डेफिनेशन इज फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल, फिस्कल डेफिसिट रिप्रेजेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम। फिस्कल डेफिसिट हेल्प्स अस इन फाइंडिंग how much revenue expenditure and capital expenditure is more than revenue receipt and non debt creating capital receipt। ये है डेफिनेशन भाई। या फिर रेवेन्यू डेफिसिट की आपका डेफिनेशन है, रेवेन्यू डेफिसिट हेल्प्स अस टू फाउंड हाउ मच इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मोर देन रेवेन्यू सीट। ये है डेफिनेशन। अब क्या डेफिनेशन दूं मुझे आपको इसमें? क्या डेफिनेशन दूं इसमें आपको? या फिर ईआरडी के बारे में लिखेगा कि देयर आर सम ग्रांट्स which are given to states for the creation of capital assets. When we deduct these grants from the revenue deficit, we arrive at effective revenue deficit. बताओ, लिख लो ये बात, ठीक है। एक और आखिरी डेफिसिट बचा हुआ है हमारा, चौथा डेफिसिट है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। चौथा डेफिसिट है हमारा प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है सर? व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट? व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट? देखो प्राइमरी डेफिसिट देखते हैं। देखो ये बड़ा ही सिंपल चीज है, बड़ी ही सिंपल चीज है प्राइमरी डेफिसिट तो। देखो एक चीज बताओ, अगर फिस्कल डेफिसिट है सरकार का, अगर गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट है, उसका मतलब क्या हुआ? अगर सरकार का फिस्कल डेफिसिट है उसका मतलब है कि सरकार ने खर्चा ज्यादा किया और कमाई कम है। आप देखो ना, अगर सरकार का फिस्कल डेफिसिट है इसका मतलब क्या है? सर अगर सरकार का फिस्कल डेफिसिट है इसका मतलब है कि सरकार ने खर्चा ज्यादा किया और सरकार की कमाई काफी कम है। बात तो सही है। तो आप लोग गए सरकार के पास, आपने सरकार को बोला कि सरकार जी आप कहां इतना खर्चा कर रहे हो, आप देखो ना आपका फिस्कल डेफिसिट कितना ज्यादा है, आपका कितना ज्यादा खर्चा है और कमाई आपकी बड़ी कम है। तो हमारी सरकार जी क्या बोलेगी? सरकार बोलेगी कि भाई मेरा खर्चा पता क्यों कम है, मेरा खर्चा पता क्यों कम है, मेरा खर्चा सॉरी मेरा खर्चा ज्यादा है, सॉरी मेरा खर्चा पता क्यों ज्यादा है? सरकार बोलेगी मेरा खर्चा इसलिए ज्यादा है क्योंकि नेहरू जी ने लोन लिए थे। अब नेहरू जी ने लोन लिए थे मतलब भारत सरकार ने लोन लिए थे।
नेहरू सरकार, मोदी सरकार तो कुछ नहीं होती ना, भारत सरकार होती है। भारत सरकार ने लोन लिए थे तो आपके उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट किसको करनी है? भारत सरकार को ही करनी है, भारत सरकार को ही करनी है। हाँ, तो जो नेहरू जी ने लोन लिए थे उनके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट मुझे करनी पड़ रही है, मुझे इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, मतलब आज की सरकार को पेमेंट करनी पड़ रही है। आज की सरकार को पेमेंट करनी पड़ रही है, मतलब आज की सरकार का खर्चा ज्यादा है। तो सर मतलब सरकार ये कह रही है कि मेरा घाटा इसलिए है या मेरा खर्चा इसलिए ज्यादा है क्योंकि पुरानी सरकारों ने लोन लिए हुए हैं, या पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल बहुत सारे लोन लिए गए होंगे, उनके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट आज की जिम्मेदारी है, आज करना जरूरी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं फिर सरकार को अकाउंटेबल कैसे रखूंगा? मैं कैसे बोलूंगा सरकार को? सरकार बोलेगी तो नेहरू जी की गलती है। तो अगर मुझे यह जानना हो कि इस सरकार की कितनी गलती है, इस सरकार की वजह से घाटा कितना हुआ, तो वो मैं कैसे पता करूंगा? वो मैं कैसे पता करूंगा कि इस सरकार की वजह से घाटा कितना है? तो मैं एक बात बोलूंगा कि भाई मुझे फिस्कल डेफिसिट का पता है, हाँ मुझे फिस्कल डेफिसिट का पता है। अगर इसमें से मैं इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दूं कि जितने भी पुराने उधार हैं उनके ऊपर जो भी इंटरेस्ट पेमेंट हुआ, अगर वो मैं माइनस कर दूं, तो क्या मुझे ये नहीं पता लग जाएगा कि करंट सरकार की वजह से कितना घाटा है? मानते हो बात? आपका घाटा ज्यादा था, आपने कहा घाटा इसलिए ज्यादा है क्योंकि पुरानी सरकारों ने लोन ले रखे हैं, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, जितने पुराने लोन्स थे उन पे सब पे इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दो, फिर जो घाटा बचा वो तो आपकी वजह से है ना। अब इसमें नेहरू जी को थोड़ी दोष दे पाओगे, ये तो आपकी वजह से है। तो अगर आपको आज की सरकार की, अगर आपको आज की सरकार की परफॉर्मेंस जज करनी है, इस साल की परफॉर्मेंस देखनी है, सरकार आज की नहीं मतलब इस साल की परफॉर्मेंस देखनी है ना, तो आप क्या करोगे? आप प्राइमरी डेफिसिट देखोगे। अगर आपको यह देखना है कि 2025 में सरकार ने कितना घाटा खाया अपनी वजह से, तो आप प्राइमरी डेफिसिट देखोगे। अगर आपको यह देखना है कि सरकार का टोटल घाटा कितना है, तो आप फिस्कल डेफिसिट देखोगे। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? इसमें आप लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट helps to judge, primary deficit helps to judge the current performance, the current performance of the government. Primary deficit helps to judge the current performance of the government. ठीक है, बाकी डेफिनेशन इसकी यही है, when the interest payment on previous borrowing is deducted from fiscal deficit it becomes primary deficit. ये है डेफिनेशन जिसको लिखनी है, ये है प्राइमरी डेफिसिट की डेफिनेशन। अब बताओ कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है इन चारों में? अब बताओ कोई डाउट है यहां पे डेफिसिट के अंदर? अच्छी बात है गीतिका, अच्छी बात है। अभी है प्राइमरी डेफिसिट है सरकार का एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, आई थिंक 1-1.5% के आसपास है हमारे जीडीपी का, 1 to 1.5 एग्जैक्टली ऐसे 1.5% के आसपास है। ठीक है, हाँ है, सरकार का प्राइमरी डेफिसिट है। चलो ठीक है, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू सो मच।